तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्दी। माय नेम इज़ रजनीश चौधरी। महाअभियान पे हैं हम, ठीक है। महाअभियान किस चीज़ का? VLW का। और पंचायत सेक्रेटरी VLW जो पोस्ट हैं, उसके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के भी आप GS यहाँ से कवर कर सकते हो। JK PSI के लिए भी आपको हेल्प करेगा, और जो भी एग्ज़ाम जिसमें ये टॉपिक आता है आप उसको डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। मैंने ज़्यादातर डायमेंशंस को कवर किया है इसमें, ठीक है। मैंने जब फेस किए थे, जो जिस तरह के क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे और जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस की थी, मैंने कोशिश किया उन सारे डायमेंशंस को अपनी इस वीडियो में जो है कंपाइल करने की और आप तक लाने की, ठीक है। ये लेक्चर सीरीज़ है, थोड़ा सा टाइम मांगती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपने क्रैक करना है किसी एग्ज़ाम को तो वो टाइम मांगेगी, ठीक है। ये नहीं सोचना कि चैप्टर इतना लंदी क्यों पढ़ा रहे हो, इतने ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा नॉलेज क्यों दे रहे हो, एक्स्ट्रा क्या चाहिए, एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं सोचना। आपने पढ़ते जाना है, ठीक है, क्योंकि टाइम लेगा। क्योंकि अगर आपको एक समझ होगी तभी आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे वहाँ पे, ठीक है। क्रॉप से शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर, देखो इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, हमें पता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एग्रीकल्चर जो होता है हमारा प्राइमरी होता है। इकोनॉमी का पहला प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जब इंसान, ह्यूमन अपने नेचुरल नीड्स, रिसोर्सेज की नीड्स के लिए डायरेक्टली जो है नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशरीज़ हो गया, तो ये सारे एग्रीकल्चर में और प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, हम कृषि प्रधान देश हैं। कब से सुनते आ रहे हैं ये वर्ड्स, क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन आज भी किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर पे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा GDP में शेयर कितना है? सिर्फ अराउंड 15%, ठीक है। यानी अगर हमारी इकोनॉमी जो है 100 है तो उसका सिर्फ 15% ही, यानी 15 ही हम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं अपने एग्रीकल्चर से, ठीक है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन जो इस पे डिपेंड है, आप खुद सोचो कितना कम शेयर GDP में है, और पॉपुलेशन अब अराउंड 50 to 55% पॉपुलेशन आज भी हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमदायक है। अब देखो 50 से 50% पॉपुलेशन इस पर डिपेंड करती है, तो कुछ भी अगर इसको होता है तो हमारी 50% पॉपुलेशन इफेक्ट होगी, सबसे पहली बात, ठीक है। कैसे? जैसे मानसून ख़राब हो गया, हमारा एग्रीकल्चर ख़राब हो गया, यानी 50% पॉपुलेशन की लाइफ डिपेंड करती हैं। तो अगर आपने कुछ भी ज़्यादा अगर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाने हैं, पॉवर्टी देश से हटानी है, तो आपने किस सेक्टर को टारगेट करना है? एग्रीकल्चर को। 50% पॉपुलेशन आपकी ज़्यादातर ये टारगेट हो जाएगी। जो इसके बाद काम करते हैं तो वो ज़्यादातर वो अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर पॉवर्टी एलिवेट करनी है तो एग्रीकल्चर को आपको टारगेट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर की इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलोनियल पीरियड से, जब हम ब्रिटिश के अंग्रेज थे, तब से एग्रीकल्चर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालांकि सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बहुत सी स्कीम्स चलाई हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने को। तो ये डाटा आप देख सकते हो, डेटा से आप एनालाइज कर सकते हो कि किस लेवल की इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए, ठीक है। यही एक इशू है कि जब भी कोई बात क्रॉप्स के लेके आती है, किसानों को लेके आती है, फार्मर्स को, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आती है, तो हम लोग इतने जो हैं मतलब इतने ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसको, भावुक समझ रहे हो मेरी बात? वर्ड्स कई बार मतलब बोलने नहीं आते, तो हम कितने भावुक हो जाते हैं। जैसे अभी 3 फार्म बिल लाया था तो कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि फार्मर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, ह्यूजली, ठीक है। तो चलो ये तो पॉलिटिकल डिबेट होगी। अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, क्रॉप्स इन इंडिया। तो मैं आपको बताऊं प्रोडक्शन, देखो हमारा नंबर 1 प्रोडक्शन किस में होती है? हमारी स्पाइसेस में। स्पाइसेस हम इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाते हैं। फ्रूट्स में नंबर 2 है। फिशरी प्रोडक्ट्स में हम काफ़ी ज़्यादा है, नंबर 3 के नंबर 4 पे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में हम नंबर 2 या नंबर 3 पे हैं। तो यानी हमारा जो एग्रीकल्चर मतलब काफ़ी बड़े बड़े देशों के साथ compete कर रहा है। लेकिन हम उस प्रॉब्लम क्या है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उसके ऊपर। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, जिसे संभालने के लिए और ग्रोथ की एग्रीकल्चर में ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है। इंडियन एग्रीकल्चर के साइलेंट फीचर देखते हैं। सबसे पहला सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब कि हमारे जो किसान हैं, जो खाना एग्रीकल्चर करते हैं, जो कि कृषि की फील्ड में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, इतना ही वो उगा पाते हैं कि उनका अपना गुजर बसर ही चल पाता है, और बहुत कम बचता है जो मार्केट में बेच पाते हैं और अपना जो है पैसा कमा पाते हैं। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, ठीक है। देन डिपेंडेंसी ऑन मानसून। हमारा एग्रीकल्चर मोस्टली मानसून पे डिपेंड करता है। आपको मैंने क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ाया था मानसून, अब आपको डायरेक्टली लिंक करना है मानसून को इसके साथ, ठीक है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ हमारा जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसका सिर्फ 1/3 है जो इरीगेशन के अंडर है, ठीक है। मतलब जिसको पानी जो है हम
इरिगेशन चैनल्स के ज़रिए पहुंचाते हैं। बाकी 2/3 जो है हमारा जो एरिया अभी भी डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन मानसून। और मानसून का नेचर बहुत ही इरेटिक है, यानी कभी बहुत तेज़ हो जाता है और कभी बहुत ही वीक हो जाएगा। जब वीक होगा तो इससे डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, ड्रॉट्स आने के चांसेस रहते हैं और हमारी बहुत सी एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट होती है इससे। प्रेडोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स, यानी आपको ज़्यादातर जो हमारे एग्रीकल्चर में क्रॉप्स मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी? फूड क्रॉप्स। ठीक है, कैश क्रॉप्स हम कम उगाते हैं। ठीक है, जैसे कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं? कॉटन हो गया, ठीक है, जूट हो गया, ठीक, कॉटन, ये कैश क्रॉप्स हैं। ठीक है, इंडिगो भी हो गया, जैसे ये कैश क्रॉप्स हैं। हम ज़्यादा फूड क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। द ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, मतलब अगर आप देखोगे इंडिया में, अगर आप देखोगे ना, एक किसान के पास यानी एक कितनी अवेलेबल लैंड है? 0.1 हेक्टेयर, इतना पर पर्सन मिलती है लैंड। ठीक है, एवरेज कितना है वर्ल्ड में? अगर आप वर्ल्ड का एवरेज देखोगे तो अराउंड 5 हेक्टेयर पर पर्सन मिलता है। तो हमारा 0.1 हेक्टेयर पर पर्सन। ऐसा नहीं कि हमारी लैंड बहुत कम है, देखो हम 7th लार्जेस्ट जो है हमारा एरिया वाइज कंट्री है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जब हम उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इतना ही एग्रीकल्चर लैंड एक आदमी के पास आ जाती है। तो ट्रेमेंडस प्रेशर है ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उसके बाद एक अच्छी चीज़ भी है कि क्रॉप्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। हम बहुत ज़्यादा टेम्परेट क्लाइमेट की क्रॉप्स को उगाते हैं, ट्रॉपिकल की उगाते हैं, हर तरह की क्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगी इंडिया में। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी किसकी है? प्रेडोमिनेंस किसकी है? फूड क्रॉप्स की। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेस मैकेनाइजेशन, मतलब आप देखो मैकेनाइजेशन बहुत कम हुई है। आप यूरोपियन कंट्री या डेवलप कंट्रीज़ में चले जाओगे, उनका एग्रीकल्चर, वहाँ पे 1000 हेक्टेयर्स के लिए अराउंड 100 ट्रैक्टर्स मिलते हैं। हमारे यहाँ पे 1000 के लिए सिर्फ 5 ट्रैक्टर मिलेंगे। इतना कम मैकेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैकेनाइजेशन कम है, मशीन्स का कम यूज़ करते हैं हम। स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी हमारा जो लैंड होल्डिंग साइज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। सॉरी, प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी लो है। आप कहोगे कि हम जो है वीट में नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है, स्पाइसेस नंबर 1 है, तो लो प्रोडक्टिविटी कैसे हुई? देखो, लो प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ? हमारी एरिया अंडर जो कल्टीवेशन है वो ज़्यादा है, बट पर एरिया जो है प्रोडक्शन वो कम है। ठीक है, अगर हम जैसे हमारे पास 100 हेक्टेयर है और हम जो है 100 kg कोई क्रॉप उगा रहे हैं, तो वहीं चाइना जो है 50 हेक्टेयर लैंड में भी अराउंड 200 kg चीज़ें जो है प्रोड्यूस कर देता है, यानी इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। या देखो, इसका हो सकता है 100 kg हो, लेकिन एरिया कम है, प्रोडक्टिविटी सेम है, यानी डबल प्रोडक्टिविटी है। हमारा एरिया जो है अंडर कल्टीवेशन ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड, देन क्लाइमेट चेंज। अब आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज पे वर्ल्ड की कितनी सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। ठीक है, अभी जो ग्लासगो में हुई क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर आपने सारे देखने हैं, इनके प्रोटोकॉल्स देख के जाना। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ठीक, क्वेश्चन भी आया था सब इंस्पेक्टर के पेपर में आपको पिछला, एक बार वो भी रिवाइज करो। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, सारे कार्टाजीना प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल आपने देख के जाने हैं कौन सा किसके रिलेटेड है। देन क्रेडिट क्रंच। क्रेडिट क्रंच क्या होता है? देखो, हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम से ही इंडियन एग्रीकल्चर जो है मनी लैंडर्स का शिकार रहा है। क्या होता था कि छोटे किसानों को जब अगर फसल उगानी होती थी तो उनको वो किसी से कर्जा लेते थे। आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, लाला टाइप ऐसे बेंच लेके आगे पीछे बैठे होते थे, चश्मा लगा के मोटे से। ठीक है, तो लोग उनसे जाते थे कि लाला जी हमें 50,000 रुपये दे दो। लाला जी उसके ऊपर ब्याज लगाते थे 200%, 500%, इतना ज़्यादा कर्जा लगाते थे कि कर्जा जो है, खाली इंटरेस्ट जो है वो उनके प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा हो जाता था। ठीक है, तो वो लोग दब जाते थे अपने अंदर और उस पैसे के जो है दब जाते थे और अपनी लैंड जो है लाला जी इनकी जब्त कर लेते थे जब वो अपना ब्याज नहीं चुका पाते थे। तो आज भी वो है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा जो सरकार ने कोशिश की है, किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर के कितनी सारी जो है चलाई हैं, जिसमें जो है डायरेक्टली जो है किसान को बैंक के साथ जोड़ा गया और उसे कैश मिल जाती है। लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा काम अभी भी करने, क्रेडिट क्रंच आज भी है, यानी उनको आज भी एक इंस्टीट्यूशनल लोन मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। राइजिंग इनपुट कास्ट। इनपुट कास्ट क्या होती है? देखो, किसान को अगर फसल उगानी है उसको क्या चाहिए? बीज चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, खाद चाहिए। ठीक है, उसमें जब उग गया तो उसमें कोई अनवांटेड प्लांट्स ना उगें,
उनको हटाना है, वीडीसाइड डालना पड़ता है, प्लांट को कीड़ा ना लगे पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड्स डालने पड़ते हैं। तो ये सारा का सारा खर्चा, ऊपर से जो प्लोइंग के लिए ट्रैक्टर को पैसा देना, ठीक है, इस काटने के लिए, तो इतना सारा खर्चा है। तो ये इनपुट कास्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसी तरह से जब उनका आउटपुट, जब वो मार्केट में सेल करने जाते हैं तो उनको उस अप्रोप्रिएट दाम नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के सैलिएंट फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन्हीं फीचर्स के ऊपर हमने अपनी जो है बिल्डिंग को इरेक्ट करना है और आगे बनाना है कि क्या होगा, ठीक है। सारे क्रॉप्स भी देखनी है हमने। देखो यहाँ पे मैंने हर चीज़ लिखी नहीं है, मैं आपको कुछ चीज़ें बोल के भी बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ आपने उस पर भी ध्यान देना और वो भी नोट्स में अपने नोट डाउन कर लो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। मैं हर चीज़ यहाँ नहीं लिख पाया तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं? सबसे पहले क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कुछ और फिजिकल फैक्टर्स कुछ होते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चाहिए? देखो आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर आपको खेती करनी है आपको इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मैंने आपको बताया 2/3 एरिया आज भी मानसून के अंडर है डायरेक्टली, और मानसून का नेचर बहुत ज़्यादा इरेटिक है, यानी कभी भी वीक हो सकता है, कभी हाई हो जाता है, कभी बहुत एक्सेसिव में हो जाता है, फ्लड्स आ जाती हैं, ठीक है। जैसे इस बार का मानसून थोड़ा सा स्ट्रांग था, ठीक है। इस बार आपने देखा कि कितनी ज़्यादा बारिशें हुई, ठीक है। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, अगर बाद में लेक्चर देख रहा है तो चलो अलग बात है, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई हुई हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इरिगेशन के लिए, ये स्कीम्स का भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। देन इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, क्योंकि पानी जो है ग्राउंड वाटर से पंप करके बाहर लाना पड़ता है। तो उनको, जो किसान थे, उनको बिजली बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही थी। तो सरकार ने क्या लाया? कुसुम स्कीम। इसमें क्या हो गया कि सरकार हैंडपम्प लगा के देगी और हैंडपम्प के साथ आपको एक सोलर पैनल लगा के देगी। सोलर पंप कहते हैं इनको, ठीक है। सोलर पंप्स क्या होगा? ये सोलर पंप्स हैं, याद रखना, सोलर पंप्स। तो क्या करेगी सरकार? आपको सोलर पंप लगा के दे देगी, तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर सिस्टम से बनेगी, सोलर पैनल से बनेगी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करो, वो जो है पंप्स, आप उन पंप्स में डाइवर्ट करोगे, और पंप्स जो है पानी जो है नीचे ग्राउंड वाटर से जो किसानों की खेतों तक पहुंचेंगे, ठीक है। क्रेडिट क्रंच की प्रॉब्लम आ रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके लिए सरकार ने क्या किया है? जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, आपने सुनी होगी स्कीम का नाम, किसान क्रेडिट कार्ड, लिख लीजिए अपने यहाँ पे स्कीम, ठीक है। अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम थी एक, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पूछ सकता है, ठीक है। ये स्कीम्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सरकार की इंटरेस्ट सरकार की है, और एग्रीकल्चर जो है सरकार का सबसे बड़ा कंसर्न है इस टाइम पे। सबसे बड़ा मुद्दा जो टैकल करना है गरीबी और एग्रीकल्चर इंप्रूव करेंगे तो गरीबी भी इंप्रूव होती है। तो सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है इस पर। आप देखोगे 2019 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आए थे। आप सोचो इतने बड़े लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये छोटे लेवल पे तो सरकार कोशिश करेगी आपको 2 से 3-4 क्वेश्चन यहाँ से दे, ठीक है। तो स्कीम्स का ध्यान रखना आप लोग। एक और आता है कि राष्ट्रीय किसान विकास योजना भी एक जो है लोन देती है, स्कीम के अंडर आपको मिलता है। देन रोड स्टोरेज एंड मार्केटिंग के लिए देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े सारे, जैसे रोड के लिए ग्राम सड़क योजना होगी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होगी, भारत निर्माण हो गया, ठीक है। प्रधानमंत्री, ये देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। स्टोरेज के लिए सरकार ने एफसीआई के, वो जो एफसीआई के स्टोरेज खोले हुए हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टोर रूम खोले हुए हैं, पता होगा आपको स्टोरेज कैपेसिटी। तो इस तरह से आपको देखना है। मार्केटिंग में आपको पता है वो एपीएमसी मंडी हुआ करती थी, एपीएमसी, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में थे जब फार्म लॉस आए थे एपीएमसी, तो ये आपने खुद भी देखना है थोड़ा, व्हाट आर एपीएमसी। चलो मैं आपको आगे बता भी दूंगा एपीएमसी क्या होते हैं। ये इंटरेस्ट, अगर स्कीम्स के बारे में पढ़ने शुरू हो जाएंगे ना तो फिर हमें बहुत ज़्यादा अपने टॉपिक से डाइग्रेस होना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि हम अपने टॉपिक से डाइग्रेस हों। इसीलिए मैं चाहता हूँ आपको, ताकि आप अभी इस पर फोकस करें। अगर आप मुझे कमेंट करोगे और आप अगर इन वीडियोज़ को लाइक करते हो, ज़्यादातर मुझे कमेंट्स आएंगे, तभी मैं आगे आपके लिए नए जो है लेके आऊँगा। अभी चैनल छोटा है डजंट मीन, लेकिन मैं अपने जो आपके लिए पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ ताकि आप तक एक पूरा क्वालिटी कंटेंट पहुँचे, ठीक है। देन फिजिकल आते हैं आपके फैक्टर, जैसे सीड्स। फिजिकल फैक्टर्स में आगे आपके सीड्स आ जाते हैं। सॉरी, पहले टेक्नोलॉजिकल देख लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल में सीड्स आ गए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स चाहिए होते हैं, मैंने आपको बताया।
ठीक है। सीड्स के लिए सरकार ने क्या किया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस किए। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, याद है ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आपने पढ़ा है उसमें भी आपने पढ़ा होगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जैसे बीटी क्रॉप्स, बीटी ब्रिंजल। फर्टिलाइज़र के लिए देखो सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है फर्टिलाइज़र्स के लिए। सर देखो मैं आपको बताता हूँ, फर्टिलाइज़र 3 तरह के होते हैं, उसको कहते हैं NPK, इसको कहते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। ये 3 मेन जो हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो में आपको पता होगा, किसी भी क्रॉप को बढ़ने के लिए मैक्रो की कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कुछ माइक्रो, ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, माइक्रो कम में, जैसे जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, ये माइक्रो होते हैं, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन होता है इसी से आपको यूरिया बनता है, यूरिया आपको ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। देखो हम ज़्यादातर यूरिया ही यूज़ कर रहे हैं और फॉस्फोरस और पोटाशियम का कंटेंट आज भी हमारी फसलों में आपको कम देखने को मिलेगा, हम एक्सेसिव यूरिया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकार ने एक नई स्कीम भी लाई थी, नीम कोटेड यूरिया लाया था, नीम कोटेड यूरिया, ठीक है। तो फिर लोगों ने क्या किया कि सिर्फ यूरिया को ही ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, तो फिर सरकार ने एक स्कीम लाई थी, उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। पहले सरकार सब्सिडी सिर्फ यूरिया पे दे रही थी, फिर सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी लाई थी, ठीक है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या होता है कि मतलब आपको एक प्रोपोर्शन में ही सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। जैसे इसका प्रोपोर्शन होता है NPK डालने का, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। अगर आप 4 दाने नाइट्रोजन के डाल रहे हो तो 2 फॉस्फोरस के और 1 पोटाशियम के डालने पड़ते हैं, इस प्रोपोर्शन में डालना पड़ता है। दाने की ऐसे बात कर रहा हूँ, मतलब अगर आप 4 kg ये नाइट्रोजन डाल रहे हो, 2 kg आपको फॉस्फोरस और 1 kg आपको पोटाशियम डालना पड़ेगा, इस प्रोपोर्शन में डालना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रोपोर्शन जानते हो क्या हो गया था, ये 18:3:1 हो गया था। ये प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बदल गई थी, चेंज हो गई थी प्रोपोर्शन है। देखो इसके मुकाबले कितना ज़्यादा बदल गया था ये प्रोपोर्शन, ठीक है। आपने इस प्रोपोर्शन में आपको डालना होता है यूरिया, ठीक है। देन पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए भी जैसे सरकार ने स्कीम लाई थी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो इसमें केमिकल जो मेथड्स थे, केमिकल जो इंसेक्टिसाइड थे उनको रिप्लेस किया जा रहा था बायोलॉजिकल से, ठीक है। बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड जैसे आप एक मैं बताऊं, एक कुछ कीड़े होते हैं, पिंक वॉर्म कहते हैं उनको, तो ये एक कॉटन पे थे, तो एक इन्होंने ना बर्ड्स आती हैं, बर्ड्स इनको खा जाती हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेथड्स हमने अडॉप्ट किए ताकि इंसेक्ट्स को दूर रखा जा सके, ठीक है। तो केमिकल का यूज़ मिनिमाइज हो, प्रूडेंशियल हो, यूज़ हो, ठीक है। देन फिजिकल फैक्टर्स में आपको टोपोग्राफी होती है, क्लाइमेट एंड सॉइल, कैसी टोपोग्राफी है, जैसे माउंटेन टोपोग्राफी में हो, प्लेन में हो, या प्लेट्यू रीजन में हो, कोस्टल प्लेन्स में हो, कहाँ पर हो, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है, तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं एग्रीकल्चर के। किस तरह का एग्रीकल्चर एक एरिया का होगा, ये चीज़ें डिसाइड करती हैं। चलो अब सीजन्स की बात करते हैं। देखो तीन सीजन्स होते हैं कभी भी जनरली, खरीफ सीज़न, राबी सीज़न एंड जायद सीज़न, ठीक है। खरीफ वो वाला जिसको मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जुलाई से सितंबर के बीच में, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, ये वाला इसका रेंज होती है। राबी विंटर क्रॉप्स होती हैं, जैसे अभी सर्दियाँ आएंगी तो अभी हम राबी क्रॉप को साउंड करेंगे, अक्टूबर का मंथ चल रहा है अभी, तो ये वाला अभी राबी क्रॉप यानी वीट। देखो अभी हम कनक लगाएंगे ना, तो वीट राबी में आ जाएगी। तो जायद क्रॉप क्या होती है, ये मार्च से जून के बीच, इन दोनों पीरियड के ट्रांजिशन के बीच में ना एक जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसमें 2-3 महीने का होता है ये गैप, ठीक है। उसको जायद क्रॉप, जैसे फ्रूट्स लगते हैं, वेजिटेबल्स लगती हैं, फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है। इस तरह की क्रॉप्स आपको जायद क्रॉप में देखने को मिलेंगी। अच्छे से पढ़ते हैं। तो चलो क्रॉप सीजन पहला आता है खरीफ सीज़न जुलाई से सितंबर, यानी गर्मियों वाला, आप सीधा याद रखना, ठीक है, गर्मियों वाला। इसमें जो क्रॉप्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी और टेम्परेचर बहुत गर्म चाहिए होता है, यही चीज़ याद रखना, ठीक है। तो मानसून में पानी खुला होता है, यस, गर्मी होती है, यस, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं इनको खरीफ क्रॉप को, तो इसीलिए खरीफ इस सीज़न में आपको ये वाली क्रॉप्स देखने को मिलती हैं। इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में इसको जो है क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। राइस इज सीजन्स, राइस जो है इस सीज़न की मेन क्रॉप है। अदर जैसे ज्वार हो गया, बाजरा, कॉटन, शुगर केन, ठीक है, शुगर केन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ गया, गैप आ गया, ठीक है। सीजम, ग्राउंड नट एंड पल्सिस, तो ये सारे आपके खरीफ हैं। लिख लेने हैं, एक बार आपने नोट्स बना लेना है, जैसे इसमें शॉर्ट नोट्स बना लिए, आपको मैंने दे भी दिया है, ठीक है, तो इसमें आपको बता देगा। फिर आपके सामने है राबी क्रॉप, राबी सीज़न, राबी जो सर्दियों वाला, अक्टूबर से मार्च विंटर। इसमें आप सर्दियों में क्या चाहिए,
क्लाइमेट तो कोल्ड चाहिए लेकिन पानी थोड़ा सा कम चाहिए, ठीक है। इसलिए बारिशें भी देखो सर्दियों में कम होती हैं और मानसून सीज़न में ही सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। क्लाइमेट में मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपको आप समझ आया क्लाइमेट और क्रॉप को दोनों एक ही में क्यों रखा, क्योंकि क्लाइमेट डायरेक्टली जो है अफेक्ट करता है किस तरह का एग्रीकल्चर वहाँ पे होगा, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट एंड लेस वाटर। मुझे बताओगे JNK में जो बारिश होती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सर्दियों में जो बारिश होती है किस वजह से होती है, बताओ जल्दी। क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, नॉर्थ ईस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, कौन सा मानसून, जल्दी बताओ आंसर दो, ठीक है। देन ग्राम, चने, बार्ले हो जाते हैं, पोटैटोस, ऑयल सीड्स जो होते हैं ये रबी सीजन में उगाए जाते हैं। जायद मैंने बता दिया, समर क्रॉपिंग सीजन विद शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली अंडर आर्टिफिशियल इरीगेशन, जैसे ग्राउंड नट, मूंगफली, वेजिटेबल्स हो गए आपके, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स में वाटरमेलन, मेलन हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था, यहाँ पे ये देखो ये आ गया वाटरमेलन, मस्कन, ये सारे इसमें भी बना के दिखाया हुआ मैंने आपको, ठीक है। इतनी मशक्क़त के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपने इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हमने पढ़नी है, राइस, वीट, मेज़, कॉटन, शुगर केन, सारी हमने पढ़नी है, जब बाजरा, ज्वार, ठीक है। चलो राइस से शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा हुआ है खरीफ क्रॉप। अब आप बताओ खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, ठीक है, और इसको कैसा चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड एरिया। तो राइस कौन सी है, खरीफ क्रॉप है, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, वार्म यानी टेम्परेचर अराउंड 35 डिग्री, एवरेज समझे बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमिड में आप देखो कितना रेनफॉल चाहिए, अराउंड 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। और क्लाइमेट में मैंने बताया था 100 सेंटीमीटर रेनफॉल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, और इस तरह का टेम्परेचर आपको कहाँ मिलेगा। इसलिए आपको देखो राइस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मैं आपको इस मैप में बताता हूँ। ये देखो ये आपका राइस का वाला एरिया, ठीक है। तो ये है आपका राइस वाला एरिया। ये वाला जो एरिया है ना, ये देखो ये राइस है पूरा, यहाँ से आपके राइस, ये वाला जो एरिया है पूरा आपका राइस वाला, यहाँ आपके राइस उगते हैं, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। ये जो डार्क ग्रीन है यहाँ पे ये मेजर एरियाज हैं, ये थोड़े माइनर एरियाज हैं। तो मेजर एरियाज आपको ये वाले मिलते हैं। देखो यूपी बिहार में कितनी बारिश है, ठीक है, टेम्परेचर जो है क्लाइमेट बिल्कुल सूट करता है। सबसे ज़्यादा राइस हम वेस्ट बंगाल में उगाते हैं, ठीक है। ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है कौन सा सबसे ज़्यादा है, लास्ट में आपको मैप के ज़रिए पूरा बता दूंगा कि नंबर 1 पे कौन सी क्रॉप कौन से स्टेट में उगाई जाती है, हर एक चीज़, ठीक है। पल्सेस, कोकोनट, टोबैको, राइस, वीट, बाजरा, ज्वार, लाइन सीड, सिल्क, रबड़, सब मैंने आपको बताया। एक लास्ट में चार्ट दूंगा, उस चार्ट पूरा मैप दिया हुआ है, मैप में आपको मैंने बना के दिखाया कौन सा कहाँ पे है, वहाँ से आपको याद करना। हो सकता है कि क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम हो, ठीक है। अभी आपने ये वाला एरिया देख लिया कि यहाँ ये वाला एरिया है, यानी आप देखो कोस्टल एरियाज इधर वाला और इधर वाला, बीच वाला क्यों नहीं है, बीच वाला मैंने रेन शेडो जोन है, यहाँ इतनी बारिश नहीं होती। तो ये देखो ये ऊपर तो राजस्थान आ गया, यहाँ तो उगेगा नहीं क्योंकि इसको पानी ज़्यादा चाहिए, तो पानी यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ मैंने बताया था स्ट्राइक करता है साउथ वेस्टर्न मानसून, यस। तो यहाँ से हमारी जो है जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांचेस जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन की तरफ चली जाती हैं, जो यहाँ चली जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला पूरा का पूरा एरिया दिखेगा आपको राइस के लिए। सॉइल टाइप कैसे चाहिए इसको, डेल्टा एंड वैली सॉइल, डेल्टा एंड वैली सॉइल जो मोस्ट सूटेबल है इसके लिए, ठीक है। एंड सॉइल विद हाई क्ले कंटेंट। देखो डेल्टा सॉइल मैंने आपको बताया था सबसे बड़े डेल्टास आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्रा, तो ये डेल्टिक रीजन हो गया पूरा, इसीलिए आपको यहाँ पे मिलेगा वैली सॉइल। हाई क्ले सॉइल, देखो सॉइल कैसी होती है, मैं सॉइल अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरह की सॉइल होती है बेसिकली, और डिपेंड होती है उसके पार्टिकल का साइज़ कैसा है। सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोम्बी सॉइल। सैंडी सॉइल के पार्टिकल इस तरह से बड़े बड़े होंगे, ठीक है, इसको सैंडी सॉइल। क्ले कंटेंट के जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं ये क्ले। और जो लोमी सॉइल होती है इसमें सैंड का कंटेंट और क्ले का कंटेंट इक्वल मात्रा में होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा सैंड होगी और थोड़ी सी क्ले होगी, इसको बोलते हैं लोमी सॉइल। तो फ़र्क क्या है कि सैंडी सॉइल में जो पानी रुकता नहीं है, पानी ज़्यादा नीचे चले जाता है, यानी इसकी पोरोसिटी बहुत हाई है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत लो होती है। क्ले की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत हाई होती है क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं। सिंपल है, कब जब बहुत टाइट जगह होती है तो वहाँ से निकलने में आपको परेशानी होती है, जब जगह बहुत ज़्यादा खुली होती है तो वहाँ से आप आराम से निकल जाते हो। वही हिसाब पानी और मिट्टी का है। तो यहाँ से पानी के निकलने के लिए बहुत कम स्पेस है और इसके पार्टिकल बहुत छोटे होने की वजह से इस पानी को अपने पास रिटेन कर लेते हैं। तो क्लेई सॉइल में आपको जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है बहुत हाई मिलेगी, और जो सैंडी सॉइल है इसमें अलग। लोमी में क्या होता है कि लोमी में सैंडी पार्टिकल्स और क्लेई पार्टिकल्स इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल होती है।
इसमें भी मिक्सचर हो जाता है। चलो ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं, 6-7 क्लास की बेसिक्स में बुक्स आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं ये, ठीक है। तो इसमें क्या चाहिए आपको, क्ले कंटेंट ज़्यादा चाहिए। क्यों क्ले कंटेंट चाहिए? बिकॉज इट हैज़ अ हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। और आपको पता होगा जब चावल उगाते हैं, इसको मुंजी कहते हैं हमारे एरिया में जम्मू कश्मीर में, तो जब मुंजी उगाते हैं तो आपको पता होगा खेत में घुटने जितना पानी चाहिए होता है आपको। इसको पहले पानी को ऐसे होल्ड करना पड़ता है, तब जाकर के उसको छोटे छोटे उसमें उसको भिगोते हैं। बाद में उसको कम पानी चाहिए, लेकिन जब स्टार्टिंग इनिशियल फेज़ में अपना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। खरीफ क्रॉप है इसीलिए। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु। ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है आपका वेस्ट बंगाल, यूपी, यहाँ पे आ गया आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका यूपी आ गया था, ये बिहार आ गया था, यहाँ पे तमिलनाडु आ गया, ठीक है। तो ये वाले आपके पंजाब, तो ये पूरी ये वाली बेल्ट जो है आपकी, ये ऐसे ये बेल्ट, इस बेल्ट में आपको देखने को मिलते हैं राइस, ठीक है। इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जैसे IR8, जाया, पद्मा, हमसा, ठीक है, और साबरमती, ये कैसी हैं इसकी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, ठीक है। अगर आप मार्केट में चले जाओगे इनके नाम कभी कभी पूछ लेता है, जाया, पद्मा, हमसा और सुषमा साबरमती। देन हमारे पास है वीट। देखो वीट क्या है, वीट इज़ अ रबी क्रॉप। ये वीट का स्ट्रक्चर है, वीट का मिलती है। देखते हैं इसको कैसा चाहिए, कोल्ड सीजन चाहिए और आइडल टेम्परेचर है इसका 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड और रेनफॉल कितना 75 सेंटीमीटर। यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए और जो है पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे उसको 100-200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए थी, इसको 75 या 60, अराउंड 60 to 75 के आसपास अगर रेनफॉल होती है तो ये एक्सेप्टेबल है वीट के ग्रो करने के लिए। कैसे चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोमी एंड क्ले सोइल। देखो लोमी एंड क्ले सोइल, लोमी मैंने बताया, क्ले क्या बताया, तो लोमी क्ले होती है, यानी ऐसी क्ले, ऐसी लोमी सॉइल जिसमें पहले मैंने बताया था लोमी क्या होता है, जिसमें सैंडी और क्ले के पार्टिकल बराबर होते हैं। लेकिन इसमें क्या चाहिए, सैंडी पार्टिकल्स हों पर जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। लोमी बट क्ले पार्टिकल हल्के ज़्यादा, ताकि पानी ड्रेन हो जाए, ज़्यादा रुके नहीं। क्ले में क्या होता है, रुक जाता है। क्ले में बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, इसको वाटर रिटेंशन कैपेसिटी चाहिए बट नॉट दैट मच, तो इसलिए कम चाहिए। तो इसको कैसे चाहिए, क्ले एंड लोमी। आइडल फॉर इट्स कल्टीवेशन कहाँ सबसे ज़्यादा, यूपी में। देखो यहाँ पे यूपी, पंजाब, हरियाणा, देखो यूपी, ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है, MP, राजस्थान, MP और राजस्थान, ये वाला बेल्ट आपको सबसे मेजर एरिया मिलता है यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, राजस्थान। राजस्थान का सिर्फ याद रखना ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में इसके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट में आपको नहीं मिलता है, तो ईस्टर्न पार्ट में आपको ये देखने को मिलता है। और थोड़ा थोड़ा से बिहार में भी ऊपर, ठीक है, बिहार। इसकी जो है इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के नाम बताओ, सोनालिका, कल्याण सोना, साबरमती आर इट्स हाई यील्डिंग वेराइटी। साबरमती इसमें भी है, साबरमती इसमें भी, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और ये देखो मैंने आपको ना हर का सभी का चार्ट भी दे दिया है, कौन सा कहाँ पे है, तो मैं आपको यहाँ पे हल्का हल्का बता दूंगा यहाँ पे कौन कौन सा, लेकिन आपको इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है, मैं आपको एक बार जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपने जैसे पॉज कर लेना जब आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो। ये वीट है, ये राइस है, ये ग्राम एंड तौर है, ठीक है। देन ये ज्वार है, ज्वार ऐसे उगती है। बाजरा, देखो बाजरा और रागी के लिए ये है, आपने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बारले और मेज़ के लिए ये है। मैं आपको एक जो स्टेट है सबसे हाई वाली जिसमें उगते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पे मैप में बता दूंगा, लेकिन आपने ये एरियाज याद रखने हैं। ये फाइबर क्रॉप्स आ गई, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन कहाँ पे उगती है, जूट कहाँ उगती है, दोनों बताया हुआ है। ये कॉटन वाला एरिया है, ये जूट वाला एरिया है, ठीक है। देन रबड़ कॉफ़ी के लिए आ गया, ये वाला आपका रबड़ नीचे आ गया, ये वाला आपका टी आ गया एंड ये वाला आपका कॉफ़ी वाला रीजन आ गया, यानी प्लांटेशन क्रॉप्स आ गई। मेरे को जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था प्लांटेशन क्रॉप पे, उसने कहा था कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जो बहुत लार्ज एरिया पे उगाई जाती है, तो ऑप्शन थे इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी था, ज़्यादातर बच्चों ने इंटेंसिव एग्रीकल्चर लगाया। याद रखना इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं, वो प्लांटेशन क्रॉप्स थी, ठीक है, इसलिए याद आ गया। देखो किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हुआ, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ गया। आपको लग रहा होगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको दफ़ा मारो, लेकिन इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आपने कौन सा पॉइंट स्किप किया है और वो वहीं से आपको क्वेश्चन पूछेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये कोकोनट है, शुगर केन, देखो शुगर केन के लिए ग्रीन वाला पूरा एरिया मिल जाता है। ये वाला आपको कोकोनट मिलेंगे, देखो यहाँ पे तमिलनाडु और केरला में सबसे ज़्यादा कोकोनट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। देन आपके पास ये वाला है, ऑयल सीड्स कहाँ मिलते हैं सबसे ज़्यादा, ये देखो मेजर एरियाज़ हैं, ये माइनर एरियाज़ हैं, एक बार देख लो कहाँ मिलेंगे आपको।
ठीक है। देन स्पाइसेस आपको पता है केरला सबसे ज़्यादा मिलती हैं। टोबैको में सबसे बड़ा गुजरात है, वो भी बता दूंगा आपको। बाकी छोटी छोटी स्टेट्स ऐसे भी मिलती हैं, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक वो ऐड आती थी मैं गुजरात का फार्मर हूँ, इतना गरीब हूँ, तो वैसे भी याद रख सकते हो उससे। तो ये मैंगो, एप्पल, कैशू नट, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, चलो फिर भी आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो ब्रेक, ठीक है। मैंने आपके लिए सारे के सारे लगा दिए हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपके सामने मेज़ इज आल्सो खरीफ क्रॉप, खरीफ है। आइडल टेम्परेचर क्या चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड और रेनफॉल 75 सेंटीमीटर जो आपको रेनफॉल चाहिए, ठीक है। सॉइल कैसी चाहिए, फर्टाइल एलुवियल सॉइल कैसे बनती है मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। जो नदियाँ अपना डिपॉजिट लेके आती हैं उससे एलुवियल सॉइल बनता है। रेड सॉइल चाहिए इसमें, हैविंग गुड ड्रेनेज, यानी पानी उसमें ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। जैसे उसमें चाहिए था ना क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा था, यानी जिसमें पानी रुक जाए, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत हाई चाहिए। इसमें पानी बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए, यानी वाटर ड्रेन हो जाए, ठीक है। मॉइस्चर चाहिए इसमें, लेकिन पानी ज़्यादा रुके नहीं। कैन बी ग्रोन ऑन अपलैंड्स आल्सो, तो अपलैंड सॉइल यानी प्लेट्यू रीजन में भी इसको उगाया जा सकता है। कह रहा है अल्टरनेट स्पेल्स ऑफ रेन एंड सनी वेदर, मतलब पहले बारिश हो, फिर थोड़ी देर जो है सनी डे रहे, सूरज रहे, धूप रहे, फिर बारिश हो, फिर धूप हो, फिर सनी, इस तरह अल्टरनेट स्पेल्स जो हैं बहुत अच्छे होते हैं इसके लिए, ठीक है, मक्की के लिए। ग्रोन मोस्टली इन यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, एमपी, ठीक है। तो आप देखो यूपी बिहार वाला ये वाला रीजन आ गया, यूपी बिहार, राजस्थान से शुरू, राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ पर पंजाब और मध्य प्रदेश, ये 5 स्टेट हैं। देखो ऐसे आप एक कुछ ट्रिक बना लिया करो उसको कैसे याद रखने की, ये ऐसे, सॉरी ऊपर चला गया, पंजाब से एमपी, तो ऐसे, या फिर आप इसको ऐसे लेके जा सकते हो, यहाँ पे इस तरह से लेके इधर से यूपी बिहार, इधर से एमपी, तो कुछ भी आप करके ये वाला एरिया जो है ऊपर वाला नॉर्दर्न एरिया यहाँ पे ड्रॉ करना है। देन कम बाजरा के लिए आपके सबसे याद रखना है इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप है। अब मैं बता रहा हूँ मेरे को क्या क्वेश्चन आया था, मिलेट क्रॉप्स क्या होते हैं, सॉरी मिलेट क्रॉप्स नहीं है, ऐसा नहीं पूछा था कि मिलेट क्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसा पूछा था कि कौन सी क्रॉप्स हैं जैसे फूड एंड फॉडर दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने लगाया था मिलेट, लेकिन उन्होंने आंसर वहाँ पे गलत कर दिया था, उन्होंने मेरे को आंसर दिया था मेज़, ठीक है। मैंने उसकी रिप्रेजेंटेशन डाली थी और उन्होंने आंसर दोनों ठीक कर दिया। उन्होंने कहा मेज़ भी जो है मिलेट क्रॉप है, एंड जो है मिलेट्स जो हैं वो भी क्या है फूड एंड फॉडर की तरह यूज़ किए जाते हैं, और मेज़ भी फूड एंड फॉडर की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो दोनों आंसर वो करेक्ट थे और मैंने रिप्रेजेंटेशन डाली थी, दोनों सही हो गए थे, ठीक है। तो आपने याद रखना है। इन इंडिया एंड ग्रोन बेस्ट इन एरियाज ऑफ वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, इसको कैसा चाहिए, वार्म, गर्म चाहिए, और ड्राई कहाँ मिलता है, वेस्टर्न राजस्थान में ड्राई एरिया सबसे ज़्यादा, सबसे गर्म तो यहीं मिलेगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट चाहिए, और रेनफॉल बहुत कम चाहिए, अराउंड 45 सेंटीमीटर से भी कम हो जाए तो चलेगी। मोस्टली ग्रोन ऑन पुअर सॉइल भी कहाँ पे, राजस्थान में पुअर है, तो इसीलिए राजस्थान जो है बाजरा सबसे ज़्यादा वहाँ पे उगता है। आपने वहाँ की ज्योग्राफी समझ लोगे तो आपको वहाँ की क्रॉप्स पता चल जाएंगी, वहाँ की सॉइल पता चल जाएगी, वहाँ का क्लाइमेटिक इफेक्ट्स पता चल जाएंगे, वहाँ का कैसा क्लाइमेट है सब आपको पता चल जाएगा। ये ज्योग्राफी एक चीज़ से दूसरी चीज़ें लिंक्ड होती हैं। ज्योग्राफी आप इसको अलग अलग नहीं पढ़ सकते, ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटेड तरह से पढ़ना पड़ता है, इसीलिए पहले आपको क्लाइमेट पढ़वाया है, उसके बाद आपको क्रॉप्स रखी हैं, ठीक है। देन आपके हम सामने आता है गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये आ गया गुजरात एंड महाराष्ट्र, यहाँ आपको बाजरा देखने को मिलता है। हरियाणा चीफ प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप, ये सारी कुछ स्टेट है जहाँ पे बाजरा बहुत अच्छे से उगता है। बार्ले क्या होता है, बार्ले भी एक राबी क्रॉप है, ये एक वो बना लेना आप लोग, ठीक है। क्या हो गया इसको, तो बार्ले जैसे हो गया राबी क्रॉप है, ठीक है। तो मेनली ग्रो इन वीट प्रोड्यूसिंग एरिया, जहाँ पे आपको वीट देखने को मिली थी ना, वीट, ठीक है, ये वाले एरियाज थे ना वीट वाले, तो बस इसी एरिया में सेम एरियाज में बार्ले, क्योंकि वीट भी राबी क्रॉप थी और ये भी राबी क्रॉप है। लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क भी है कि राबी जो है, सॉरी बार्ले जो है वीट से भी अगर कोई हार्श कंडीशन आती है तो उनको सह पाती हैं बार्ले, ठीक है, लेकिन वीट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इट इज़ मेनली अ ड्राई क्रॉप, यूपी बिहार एंड एमपी वाला रीजन, वही आपको वहाँ पे आपको बार्ले मिलता है। तो बार्ले इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ऐसे मत इसको स्किप मत कर देना। ये क्वेश्चन पूछेगा बाजरा और बार्ले में आपसे पूछ लेगा खरीफ कौन सी है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हो, तो ध्यान से समझ के चलना है, ठीक है। फिर हमारे सामने शुगर केन, देखो शुगर केन सबसे पहली बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ओरिजिनल होमलैंड है शुगर केन का इंडिया, यानी सबसे पहले इंडिया में ही, इंडिया का नेटिव है ये, ठीक है। एंड इज लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना भी इंडिया ही उगाता है और कंज्यूम भी हम भी करते हैं। हर फेस्टिवल, दूसरे दिन फेस्टिवल होता है, मिठाई चाहिए होती है, मिठाई शुगर से बनती है, शुगर केन से बनता है, गन्ने से बनता है, ठीक है। इंडिया ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर इट्स कल्टिवेशन, यहाँ पे एरिया भी आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एरिया आज मतलब वर्ल्ड के मुकाबले कंपैरिजन में देखा जाए तो इंडिया के पास ही है, जिसमें हम ज़्यादातर गन्ना उगाते हैं।
शुगर केन इज़ अ लॉन्ग मैच्योरिंग क्रॉप, यानी इसको बहुत लंबा समय लगता है इसको मैच्योर होने में, यानी फरवरी मार्च में इसको उगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर में जाकर के इसको काटा जाता है। 8 से 9 महीने की ये क्रॉप होती है। खारिफ क्रॉप है, मानसून क्लाइमेट इज़ रिक्वायर्ड 100 to 150 सेंटीमीटर इसको पानी चाहिए, यानी ये और ये ना लंबी क्रॉप होने की वजह से ना ये क्या करती है, सॉइल को पूरी तरह से मतलब टाइट कर देती है। ठीक है, तो इसको अगर आपने गन्ना उगाना है तो सॉइल में आपको बार बार फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, ये जो है बहुत ही मतलब एग्जॉस्ट कर देती है सॉइल को। ठीक है, काफ़ी एग्जॉस्टिव नेचर की होती है, तो इसलिए बार बार जो है फर्टिलाइजर्स आपको डालने पड़ते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और हार्वेस्टिंग पीरियड इसका बहुत ज़्यादा लंबा होता है, यानी फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इसकी जो है पकने का टाइम है। मानसून क्लाइमेट यानी पानी इसको बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, 100 to 1 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, पंजाब में भी उगाया जाता है, लेकिन पंजाब में क्या होता है पानी कम है, बट चक्कर ये है कि वो लोग अंडरग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके गन्ना उगाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो ग्राउंड वाटर टेबल है पंजाब का बहुत तेज़ी से गिर रहा है। मानसून क्लाइमेट मैंने बता दिया चाहिए इसके लिए, तो ये है शुगर केन। शुगर केन इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, शुगर केन इंडस्ट्री पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। ये हो सके तो इंडस्ट्रीज़ भी एक बार पढ़ के चले जाना, कौन कौन सी कहाँ पे है। शुगर केन के बेसिक नेचर मैंने बता दिया कहाँ पाए जाते हैं। फिर आपके सामने आती है कॉटन। देखो कॉटन आ गया। कॉटन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया है, फाइबर क्रॉप। ठीक है, फाइबर पता ना, रेशे, सिल्क, कॉटन, ये फाइबर क्रॉप्स हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप भी है। इंडस्ट्री यानी बहुत सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को का रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन। यही तो है, कॉटन है, सिल्क है, वूल है, ये तो है हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई चाहिए, यानी खारिफ क्रॉप है। टेम्परेचर हाई होगा तो खारिफ समझ लेना। ठीक है, रेनफॉल भी ठीक ठाक चाहिए, 50 से 80 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल चाहिए। अब क्वेश्चन आता है सॉइल, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये सब इंस्पेक्टर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, याद क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, सब इंस्पेक्टर जो अभी कैंसिल हो गया उसमें आया हुआ है। ब्लैक सॉइल इसको चाहिए, ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन में जो सॉइल ब्लैक है, जो बसाल्टिक लावा से बनी हुई है, वो वेरी सूटेबल सॉइल है टू ग्रो कॉटन। ठीक है, डेक्कन एंड मालवा प्लेट्यू आर कंसीडर आइडल दो इट कैन ग्रो ऑन द एलुवियल एंड रेड सॉइल। एलुवियल और रेड सॉइल में भी उगा सकते हैं, बट मोस्ट सूटेबल एंड आइडल ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम पूछते हैं, इसका दूसरा नाम है रेगुर सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पूछते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट आर गुजरात। ये चीज़ याद रखना, इसकी सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट आज के टाइम पे गुजरात है, महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र सेकंड लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन के मामले में। तमिलनाडु भी बहुत है। ठीक है, महाराष्ट्र, पंजाब में कॉटन उगता है, हरियाणा, कर्नाटका, तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉटन देखने को मिलता है। तो सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर पूछेंगे तो गुजरात में। लास्ट में मैप बनाया है वो मैं दिखाऊंगा, वो देख के जाना, कोई भी इससे पहले स्किप मत करना। इंडिया हैज़ अ डिस्टिंक्शन ऑफ डेवलपिंग द फर्स्ट हाई ब्रीड ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। हमारे पास एक डिस्टिंक्शन है, हमने इस दुनिया से अलग क्या किया कि पहली हाई ब्रीड कॉटन जो है, कॉटन की हाई ब्रीड हमने डेवलप की थी, बीटी कॉटन। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ये बीटी कॉटन। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होता है, देखो एक कीड़ा है जो कॉटन पे लग जाता था, तो उस कॉटन की जो खेती है उसकी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा कम कर देता था। तो हमने जेनेटिकली एक उसको मॉडिफाई किया, उसके अंदर एक प्रोटीन इंसर्ट कर दिया उस क्रॉप के अंदर। वो प्रोटीन क्या होता है, वो जैसे वो पिंक वॉर्म या उसको कहते हैं, वो उस कॉटन की क्रॉप के ऊपर आता है, तो जैसे उसको टच करेगा वो मर जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको रेजिस्टेंस बना दिया, रेजिस्ट कर दिया इस वाले कॉटन से। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसे बीटी कॉटन कहते हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन, बीटी ब्रिंजल भी आता है। ठीक है, हमने ज़्यादातर जेनेटिकली क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया अभी तक, हमारे देश में इतना इलीगल है, और इलीगल नहीं कह सकते, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियरेंस चाहिए होती है अगर उसको तुम्हें करना है तो। ठीक है, अभी तक 2 ही हैं। देन कम जूट। जूट क्या होता है, आपने देखे होंगे थैले, बोरियां देखी हैं, बोरियां जिसमें आटा डाल के आती हैं, बड़ी बड़ी, प्लास्टिक वाली नहीं, वो जो ब्राउन कलर की होती हैं। ठीक है, वो जूट होता है। ठीक है, जूट से बनता है, एक क्रॉप है ये। ठीक है, ये खारिफ क्रॉप है, ये भी खारिफ है। खारिफ है तो वार्म क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेनफॉल इतना 100 to इतना रेनफॉल आपको चाहिए। एग्जॉस्टिव क्रॉप जैसे शुगर केन, मैंने बताया था शुगर केन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, यानी सॉइल को बहुत ज़्यादा टाइट बना देती है, एग्जॉस्ट कर देती है, उसकी फर्टिलिटी, उसके न्यूट्रिएंट्स को पूरा निचोड़ के रख देती है, चूस लेती है उसको। तो सॉइल को, उसकी फर्टिलिटी को फिर से रिस्टोर करने के लिए वहाँ पे हमें फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही हिसाब है। इसको क्या चाहिए, फर्टाइल डेल्टा एंड एलुवियल सॉइल। डेल्टा सबसे बड़े कहाँ बनते हैं, वेस्ट बंगाल वाली साइड, तो हमें वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज़्यादा आपको जूट देखने को मिलेगा।
दैट रिसीव्स फ्रेश सिल्ट रेगुलरली आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसा डेल्टा और ऐसी एलुवियल सॉइल चाहिए जो बार बार जहाँ पे जो है नदियाँ लेके आएँ और उसको रेगुलरली जो है रिस्टोर करते रहे वहाँ की फर्टिलिटी को। तो वहाँ पे अपने आप हो जाती है गंगा ब्रह्मपुत्रा वाला, तो इसीलिए जूट वहाँ पे उगाया जाता है। वेस्ट बंगाल, असम में ब्रह्मपुत्रा, बिहार, उड़ीसा, तो ये कुछ एरियाज है जहाँ पे जूट उगाया जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल लीडिंग प्रोड्यूसर है। क्वेश्चन पूछेगा लास्ट में, आपको ये भी मैप में बताऊँगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती हैं पल्सेस यानी दालें, इनको लेग्यूम्स भी कहते हैं। देखो हमेशा कहा जाता है कि दाल किसी भी क्रॉप के साथ आपको लेग्यूम्स यानी दालों को उगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, देखो इसके जो जड़ें होती हैं दालों की, इनमें इनकी जड़ों में आपको राइजोबियम बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में, और नाइट्रेट्स डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं प्लांट्स, और ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। इसमें आपको आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लेग्यूम्स उगाते हो तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप बन जाती है, याद रखना, ठीक है। इसलिए कहते हैं पल्सिस को उगाया जाए। पल्सिस एक बहुत रिच सोर्स है आपको प्रोटीन के लिए। मोस्टली खरीफ होते हैं, खरीफ, लेकिन ग्राम जो होता है ना आपका, ऐसी दाल है जो रबी है। मोस्टली सोन इन द रेन फेड एंड ड्राई लैंड ऑफ द कंट्री। ऐसे एरियाज जहाँ पे मतलब बारिश पे ही डिपेंड करते हैं, और ड्राई लैंड मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे थोड़ा सा सूखा भी, मतलब इतना ज़्यादा आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं चाहिए, ठीक है, ड्राई लैंड हो थोड़ी सी। ग्राम इज़ वन ऑफ द लीडिंग क्रॉप ऑफ दिस ग्रुप। ग्राम जो है सबसे लीडिंग ग्रुप, इसमें सबसे ज़्यादा चना उगाया जाता है। एमपी एंड तमिलनाडु आर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राम, और से एमपी ही वो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दालें उगाई जाती हैं, पल्सिस, ठीक है। एमपी याद रखना, मध्य प्रदेश, बाकी यूपी में भी सेकंड नंबर, फिर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये कुछ बाकी स्टेट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी एमपी है। चाय एक प्लांटेशन क्रॉप है, मैंने आपको बताया था पहले भी। वन ऑफ द चीफ आइटम्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड। इंडिया चीज़ें बहुत सारी एक्सपोर्ट करता है। इंडिया, देखो इंडियन एग्रीकल्चर, अगर इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारा 10% जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइटम्स होती हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनमें भी चाय बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते चाय, क्योंकि हम जितनी चाय उगाते हैं उससे बहुत ज़्यादा हम खुद भी कंज्यूम कर जाते हैं। मतलब एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन चाय का हम अपने देश में प्रोड्यूस करते हैं, उसका हम खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं। चाय हमें बहुत पसंद है, कोई भी घर पे आएगा चाय पी लो भाई, हैं। चाय हमने मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया हमने चाय को पी के। तो एक अंग्रेज़ हमें दे के गए थे, उन्होंने कहा था कि एक ऐसा नशा दे के जाएंगे जिससे तो कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, तो हमें चाय दे के गए थे, ठीक है। ग्राउंड मेनली, ऐसा कहा जाता है, ग्राउंड मेनली ऑन स्लोप्स ऑफ हिल्स विद हैवी प्रेसिपिटेशन। तो हिल्स, दार्जिलिंग हिल्स में आपको देखने को मिलते हैं। ये देखो क्वेश्चन पूछा है दार्जिलिंग हिल कहाँ पे है, तो आप असम में लगा दोगे, याद रखना वेस्ट बंगाल में है ये, ठीक है। लेकिन टी जो है सबसे ज़्यादा असम में उगाई जाती है, ये चीज़ ये है, ठीक है। दार्जिलिंग हिल बेशक वेस्ट बंगाल के टॉप में है, लेकिन असम में ही सबसे ज़्यादा टी उगाई जाती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर असम एंड वेस्ट बंगाल, फॉलोड बाय तमिलनाडु, फिर नीचे तमिलनाडु में। तो ये ऊपर वाली दो स्टेट्स ही आपको मिलती हैं। देखो क्रॉप बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आपको लग रहा होगा आप पढ़ के थक गए हो, लेकिन आप मेरा भी सोचो कि मैं कंटिन्यू बोलना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और आप एक क्वालिफाई कर जाओ किसी तरह से यार, तो मेहनत आपकी सारी पेन आपको भूल जाएगी कि कितनी मेहनत की थी। 50-50 मिनट पढ़ते थे, वो आपको याद भी नहीं रहेगा। उस टाइम आपको जो खुशी होगी वो अलग ही होगी, एक अलग लेवल की ही होगी। अगर आप अभी थोड़ा सा जो हार्डशिप्स फेस करोगे तभी आपको, देखो एक कहावत है बहुत ज़रूरी है कि मतलब बहुत ही मुझे पसंद आती है, जो मुझे मोटिवेट करती है कुछ काम करने के लिए, कि द सेफेस्ट प्लेस फॉर अ शिप इज़ हार्बर बट इट इज़ नॉट द शिप इज़ मेड फॉर। लेकिन साहब सेफेस्ट प्लेस कौन सी है शिप के लिए? उसका हार्बर, वहाँ पे उसको कोई खतरा नहीं डूबने का, बट शिप इस वहाँ पे रहने के लिए नहीं बनी, ठीक है। ये बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग थॉट है मेरे लिए, और आपके लिए भी होना चाहिए। स्टूडेंट की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा संघर्षों से भरी हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कंफर्ट जोन में रहने के लिए नहीं आए हो, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करनी है, ठीक है। आपको एक अलग लेवल पे लेके जाना है खुद को। अपने पेरेंट्स की जो मेहनत है, उनके नज़रों में, उनकी आंखों में जो सपने हैं आपके लिए, उनके लिए जगो, उनके लिए पढ़ो, उनके लिए करो जो भी है, ठीक है। मुश्किल है, मेरे को भी पता है पढ़ना इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर मुश्किल नहीं होता तो फिर हर कोई कर लेता। चलो देन लास्ट है कॉफ़ी, लास्ट नहीं सॉरी, मतलब बहुत पास पहुँचे हैं एंड के।
देखो इसको भी चाय की तरह कंडीशन चाहिए जो चाय को चाहिए थी, स्लोप्स और हैवी प्रेसिपिटेशन जैसा ही, बट इसको प्रोटेक्शन चाहिए डायरेक्ट सन रे से आपको डायरेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। यूजली कल्टिवेटेड एट 900 टू 1800 मीटर अबव द सी लेवल। अल्टीट्यूड कितना चाहिए, 900 टू 1800 के अबव इसको उगाना पड़ता है। कर्नाटका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग है पूछा जाता है, बाकी केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश भी कुछ अमाउंट में इसको प्रोड्यूस करते हैं कॉफ़ी। देन रबड़ के लिए एक ही स्टेट आपको प्रेफर करनी है, सबसे पहली केरला, लार्जेस्ट प्रोड्यूशन, यानी 90% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन केरला ही करता है, तो क्वेश्चन केरला से ही पूछेगा। तो कितना टेम्परेचर चाहिए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड और बहुत ज़्यादा रेनफॉल और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। तो ये दोनों कहाँ मिलते हैं, केरला में। मैंने बताया था साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले वहाँ पे स्ट्राइक करता है, और जब क्लाइमेटिक रीजन बताया था मैंने इसको, जो केरला वाला रीजन इसको बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया था, मैंने बताया था यहाँ मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, तो वैसा रेनफॉल चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो कौन सी क्रॉप हुई है, खारिफ हुई कि राबी, ऑब्वियसली खारिफ, ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए, केरला इसे याद रखना। देन आता है हमारे सामने सिल्क। देखो सिल्क और टोबैको लास्ट दो ही बचे हैं, इसके बाद हमने आपका जो ख़त्म कर देना है, और आपको भी जान फिर एक बस ये देख लेना कौन सी स्टेट पे मैंने बनाया हो, जैसे देखो बाजरा कहाँ पे है, ग्राउंड नट, ये वाला दिखा देना है, फिर आपका ये चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। सिल्क, इंडिया प्रोड्यूसेस मैनी वेराइटीज़ ऑफ रॉ सिल्क, बट मलबरी एंड तुषार जो है ये इंपॉर्टेंट। देखो इसकी 4 ही होती हैं सिल्क की ना, 4 ही इंपॉर्टेंट जो होती हैं, वो चारों इंडिया में सिल्क की वेराइटीज़ उगाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन मलबरी और तसर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी दो को आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चीफ प्रोड्यूसर्स आर कर्नाटका, जो हमारा अपना जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश एंड असम, ठीक है। बिहार लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ तुषार सिल्क, जो ये वाला होता है ना, ये वाला सिल्क आपको सबसे ज़्यादा बिहार में मिलेगा, ठीक है। बाकी वैरायटीज़ जो हैं वो इनमें ज़्यादातर उगाई जाती हैं। देन टोबैको, ठीक है। टोबैको पता ना क्या होता है, टोबैको देखो एक सिगरेट में एक स्मोकिंग वाला टोबैको होता है, एक स्मोकलेस होता है, दो होते हैं, ठीक है, एक स्मोकलेस होता है। दोनों की वैरायटियों के नाम भी लिख दिए हैं मैंने, निकोटियाना रस्टिका एंड निकोटियाना टैबुकम। एक वर्जीनिया भी होता है, वर्जीनिया टोबैको, यूज फॉर मेकिंग सिगरेट, ये सिगरेट के लिए होता है, ये स्मोकिंग के लिए, नॉन स्मोकिंग के लिए होता है। तो ये भी बता दूंगा आपको। इसको टेम्परेचर थोड़ा हाई चाहिए, 15 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 था शायद, ठीक है। एंड रेनफॉल बहुत कम चाहिए। तो ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, देखो ये रहा, तो राजस्थान में मिलेगा या गुजरात में मिलेगा, तो गुजरात के ऊपर कच्छ वाले रीजन में ये ज़्यादा उगाया जाता है टोबैको। देखो टोबैको में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग, सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, गुजरात कॉटन में भी है और ग्राउंड नट में भी है, मैं बताऊँगा आगे सारे, ठीक है। और कैसी सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल विद गुड ड्रेनेज इज आइडल वाटर विद कल्टीवेशन, जो ड्रेनेज बड़ी जल्दी कर दे। द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द क्रॉप आर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड बिहार। द टू पॉपुलर वेराइटीज ऑफ टोबैको ग्रोन इन द इंडिया आर निकोटियाना टैबकम एंड निकोटियाना रस्टिका। ये दोनों इंपॉर्टेंट जो हैं उगाए जाते हैं, स्मोकलेस हैं, यानी वो नेवला बनाते हैं ना जैसे वो, हाँ बस वही, वो रगड़ के बनाते हैं। वर्जीनिया जो है स्मोकिंग वाला, ये सिगरेट्स में यूज़ किया जाता है, ये आंध्र प्रदेश में ग्रोन मोस्टली होता है, ठीक है। ओवरऑल प्रोडक्शन टोबैको की यहाँ पे, लेकिन जो वर्जीनिया वाला टोबैको है ये कहाँ पे उगता है, कहाँ उगेगा, ये आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये हम पहुँच गए अपने लास्ट पे। इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, किया मैंने मतलब वहाँ से लिया। इसके ऊपर मैंने आपको दिखा दिया है कि कौन सी क्रॉप्स कहाँ पे उगाई जाती है। ये देखो सबसे पहले है बाजरा मैंने आपको बताया था राजस्थान में उगाया जाता है। लीन सीड एंड रेप सीड दोनों जो है यहाँ उगाए जाते हैं, और मस्टर्ड जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। टोबैको, कॉटन एंड ग्राउंड नट आपको गुजरात में मिलेंगे सबसे ज़्यादा। पल्सिस मैंने बताया था मध्य प्रदेश में, यस। वीट मैंने बताया था आपको यूपी में सबसे ज़्यादा। शुगर केन सबसे ज़्यादा यूपी में, शुगर केन यूपी के बाद फिर ये वाला बेल्ट आ जाती है, ठीक है। इसमें आ जाता है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये वाली रीजन में आपको शुगर केन देखने को मिलता है। राइस मैंने आपको बताया था, ये वाला राइस का रीजन तो सबसे पहले देखा था, तो राइस ये वाला। जूट मैंने बताया था आपको वेस्ट बंगाल में, यस। चाय मैंने आपको बताई थी असम में सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। कॉफ़ी मैंने आपको बताया था कर्नाटका में मिलेगी सबसे ज़्यादा, बताया था ना, ठीक है। सिल्क के लिए मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर ये दो स्टेट्स हैं, ठीक है, कर्नाटका एंड केरला। टर्मरिक यानी हल्दी, ये पढ़ाया तो नहीं है लेकिन फिर भी आप ऐसे याद रख लो। टर्मरिक कहाँ उगेगी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों में, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे सिल्क हो गया। पेपर यानी जो है स्पाइसेस आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, केरला में, तो पेपर भी एक स्पाइसेस है। जिंजर हो गया, कहाँ मिलेगा। रबड़ कहाँ मिलेगा, केरला में।
कैशू नट्स कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। और कोकोनट्स कहाँ मिलेंगे, इन दोनों में, केरला और तमिलनाडु दोनों में क्या मिलेंगे, कोकोनट्स। ठीक है। और राजस्थान और यूपी में एक सीसम देखने को मिलता है इन दोनों स्टेट्स में। तो क्रॉप्स ऑफ इंडिया हमने एक्सटेंसिवली जो है डिस्कस कर लिया है। ज़्यादातर डायमेंशन, ज़्यादातर क्रॉप्स इंपॉर्टेंट, सारी की सारी, कैश क्रॉप से लेके, फूड क्रॉप से लेके, प्लांटेशन क्रॉप से लेके, सीरियल से लेकर के, ठीक है, शुगर केन से लेकर के टोबैको, सारी हमने डिस्कस की हैं। और आई होप कि आपका क्वेश्चन यहाँ से निकल जाए, फ्रेम हो जाए। देखो इससे लंबा करना फिर वो ज़्यादा बाकी सब्जेक्ट्स हमारे कम हो जाएंगे, तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट सब चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं। महाअभियान है, मैं चाहता हूँ आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान के साथ जोड़ें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं भी बहुत तेज़ी से बना रहा हूँ इस वीडियोज़ को। ठीक है, आपके लिए। चलो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।